हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम 11वीं क्लास के एनसीईआरटी का डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस सेशन में हमने चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया था और उसमें हमने मिनरल्स और रॉक सिस्टम के बारे में देखा था, खनिज और चट्टानों के बारे में देखा था। तो आज हम बेसिकली भू आकृति की प्रक्रियाओं के बारे में देखेंगे, जो हमारा अध्याय नंबर 6 है, नेक्स्ट चैप्टर है। और इसमें हम इससे प्रीवियस सेशन में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसी प्रकार से जब वो प्रॉपर्टी एवं अन्य जो इंटरनल लेयर्स है पृथ्वी की, उनका जो क्रमिक विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो किस आधार पर हुआ। उसी प्रकार से जो भूप्रपट्टी और प्लेट का संचलन है वो किस प्रकार से होता है, यानी जो मूवमेंट होता है प्लेटों का, और जो भूप्रपट्टी पर जो लैंड फॉर्म्स में जो वेरिएशन क्रिएट होता है वो किस टाइप से होता है। तो भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में भी हमने बेसिक डिटेल देखी थी कि इनका कारण क्या होता है, उसी प्रकार से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है जो क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो भूप्रपट्टी को निर्मित करने वाली सेल्स और जो खनिज है, यानी जो रॉक्स और मिनरल्स है, उनके बारे में भी हमने जैसे प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मोर देन 95% जो अर्थ क्रस्ट है वो 8 प्रकार से एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसमें हमने ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो अब हम इस चैप्टर में बेसिकली जो सेल और खनिज के विषय में सूचना की जानकारी के पश्चात जो धरातल पर रहते हैं उसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। यानी जो अभी हम अर्थ सरफेस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, जो रिफ्ट वैलीज है, ये किस टाइप से बनती है और इनका जो प्रोसेस है वो क्रमिक जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है और ये कैसे मेंटेन रहती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम भूप्रपट्टी गत्यात्मक है। गत्यात्मक मतलब डायनामिक है, मूवमेंट चलता रहता है, यानी जो प्रोसेस है मूवमेंट का वो कभी रुकता नहीं है। और हमने ये भी देखा था कि जो मूवमेंट है वो एक तो क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है। यानी वर्टिकल का मतलब है कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, यूराल पर्वतमाला का निर्माण हुआ, अरावली का निर्माण हुआ, तो इसे हम वर्टिकल बोल देते हैं। और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जो प्लेटों का संचरण होता है, जैसे इंडियन प्लेट है वो शुरुआत में हम शुरुआत से बात करते हैं तो वेगनर के अनुसार हमने पढ़ा था कि जो पेंजिया है उसका दो दो पार्ट में विभाजन हुआ था। एक लोरेंसिया था, दूसरा गोंडवाना लैंड था। फिर गोंडवाना लैंड से एक पार्ट टूटा इंडियन प्लेट के रूप में, और ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट किया और इंडियन प्लेट का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसकी वजह से ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना है। तो ये सारी चीज़ें संचलन की वजह से होती है, यानी मूवमेंट की वजह से। निश्चित तौर पर भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतम संचलित होती थी। यानी जो मूवमेंट है अर्थ के क्रस्ट पर वो पास्ट ईयर्स में, यानी पिछले वर्षों में थोड़ा आज की अपेक्षा ज़्यादा स्पीड से हुआ होगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा स्पीड से रहा होगा। ठीक है, भूप्रपट्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाले अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। यानी जो पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली जो पृथ्वी की सरफेस है उस पे जो मूवमेंट होता है, जो चेंजेज आते हैं लैंड फॉर्म्स में, उसका रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है मेन वही है। एक बार वापस पढ़ते हैं। यानी भूप्रपट्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उससे जो लावा निकला, उससे एक प्लेट्यू का निर्माण हुआ, जैसे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ बाद में, यहाँ पे दक्कन ट्रैप पे वेस्टर्न घाट से जो रिवर से ओरिजिनेट हुई और वो ईस्टर्न घाट की तरफ, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरी। ठीक है, तो ये रिवर्स ने क्या किया, यहाँ पे जो रिफ्ट वैलियां बना दी या इस टाइप की जो छोटी छोटी जो कंदराएं हैं उनका निर्माण कर दिया, तो इसको धीरे धीरे वापस समतल करने की कोशिश कर रही है नदियाँ। तो ये जैसे महानदी घाटी है, हम जो नर्मदा है, तापी है, ये अरब सागर में गिरती है। उसी प्रकार से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, ये अरब सागर में गिरती है। तो ये जो घाटियां बनाती है, ये बेसिकली इनका एक जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फोर्सेज है उनका जो साइमल्टेनियसली वर्क है उसका आउटकम है ये। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। यानी जो एकमात्र जो सोर्स है वो सूर्य की एनर्जी है, जो इन जो मूवमेंट होते हैं पृथ्वी की सरफेस पे उनको बल प्रदान करता है। जो एकमात्र जो फैक्टर है एनर्जी का वो सूर्य है। तो जो सूर्य से एनर्जी मिलती है उसकी वजह से ये प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। यानी निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। यानी जो
इंटरनल जो फोर्सेस कौन कौन सी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो मिड ओशनिक रीज है वहाँ पे प्लेटों का निर्माण हो रहा है, और जो दोनों दिशाओं में अपसारी रूप में प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, और जो ओशियन ट्रेंच बने हुए हैं वहाँ पे प्लेटों का विनाश हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है प्लेट का बनना और दूसरी तरफ वापस विनाश होना, जैसे ही वापस प्लेटों का विनाश होता है तो उसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट की वजह से वापस जो मैग्मा के रूप में प्लेटें पिघली थी वो वापस मिड ओशियनिक रिज के पास में आकर वापस एक नई प्लेट के रूप में जो मटेरियल है उसके रूप में उनको सहायता प्रदान करती है। तो ये उनकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है, यानी अंतर जो बनने का और जो पिघलने का प्रोसेस है उसमें हो सकता है कि कुछ टाइम ज़्यादा लग जाए, कुछ कम लग जाए। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है तथा ये सर्वदा परिवर्तनशील है। यानी जो पृथ्वी का इंटरनल फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाह्य जो कारक है, अभी हम आगे उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि बाह्य बल कौन कौन से हैं। तो उनकी वजह से जो चेंजेज आते हैं ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, और इनमें कहने का मतलब जैसे प्रीवियस लैंडफॉर्म बना था सेम बल की वजह से वैसा लैंडफॉर्म दोबारा क्रिएट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे दक्कन ट्रैप था, दक्कन ट्रैप बना जब लावा ठंडा हुआ तो यहाँ पे जम गया और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या करते हैं, नदी द्वारा हवा द्वारा यहाँ पे क्या है, वापस इसको जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन है इसको वापस सी लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, और इमेजिन कीजिए वापस यहाँ पे यदि दक्कन ट्रैप पे वापस लावा आ जाए और वापस एक परत लावा के रूप में जम जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि ये उस टाइम तक ये जो इंडियन प्लेट है वो शीतोष्ण कटिबंधीय रीजन में चली जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कि नदियां ना हो और एक परमाफ्रॉस्ट का निर्माण हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये जो चेंजेज आते हैं ये कंटिन्यूस चलते हैं, और चेंजेज आते हैं वो परिवर्तित रहते हैं, सेम सर्वदा समान टाइप के नहीं रहते हैं। बाह्य बलों को बाह्यजनित यानी एक्सोजेनिक और आंतरिक बलों को अंतर्जनित यानी एंडोजेनिक बल बोलते हैं। दो चीजें याद रखनी है, जो बाह्यजनित बल होते हैं उनको एक्सोजेनिक, और जो आंतरिक बल होते हैं उनको एंडोजेनिक बल बोलते हैं। बाह्यजनित बल की क्रिया के परिणाम जैसे उभरी हुई भूआकृतियों के विघर्षण यानी जो वियरिंग डाउन से, और तथा बेसिन निम्न क्षेत्रों क्षेत्रों या गर्तों का भराव है, अधिवर्दी या तलोचन। ठीक है, ये क्या एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि जो हिमालय बना है प्रेजेंट टाइम में, ये क्या है कि वेरियस नदियों द्वारा इरोड हो रहा है, यहाँ पे वैलीज बन रही है, घाटियां बन रही है। तो ये क्या है कि नदियां अपने साथ में अपर्दन करके मटेरियल मैदानी क्षेत्र में नीचे ला रही है। तो वियरिंग डाउन का मतलब यही है, यानी विघर्षण हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हिमालय अरावली के समकक्ष हो जाएगा। जैसे अरावली बहुत टाइम पहले हिमालय से भी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे इसका वियरिंग डाउन हो रहा है अरावली का। तो ये एक टाइम आएगा अरावली जमीन के अंदर चली जाएगी, यानी समतल हो जाएगा मैदान। यहाँ पे अरावली वाला जो पोर्शन है वो एकदम समतल हो जाएगा। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर का कम होने को तल संतुलन यानी ग्रेडेशन कहते हैं। ग्रेडेशन का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में जो अरावली है, अरावली एक टाइम ऐसा आएगा कि समतल मैदान में बदल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ग्रेडेशन बोलते हैं। अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है या उनका निर्माण करती है, तथा इस प्रकार बाहिर्जनित प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम यानी बराबर करने में असफल रहती है। अब एक्चुअली में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। तो हिमालय का निर्माण इतना तीव्र हुआ था कि जो बाहिर्जनित बल थे वो हिमालय को कहने का मतलब एक समतल मैदान में परिवर्तित करने में सिद्ध नहीं हुआ। यानी जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज होते हैं, जो आंतरिक बल होते हैं, वो इतने ताकतवर होते हैं कि जो बाह्य बल होते हैं उनको नगण्य कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक टाइम ऐसा था जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, तो यहाँ पे एक समतल मतलब टकराने से जस्ट पहले का पोर्शन है वो समतल था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई तो हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ। तो अब आंतरिक बल इतना घातक था, इतना मतलब कहने का मतलब इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि यहाँ पे हिमालय का निर्माण कर दिया। लेकिन उसकी अपेक्षा जो बाह्य बल है, बाह्य बल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नदी बह रही है, या कोई हवा द्वारा या नदी द्वारा, नदी जल द्वारा, तो ये इतनी ज्यादा मात्रा में इरोड नहीं कर पाया कि इसको हिमालय को हमेशा के लिए जो समतल मैदान है उसी में बनाए रखा। ठीक है, अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक कि बाहिर्जनित और अंतर्जनित बलों को विरोधात्मक कार्य इनका विरोधात्मक कार्य चलते रहे। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति के निर्माण करने वाले बल है, तथा बाहिर्जनित प्रक्रियाएं मुख्य रूप से
भूमि विकर्षण बल देती है, यानी जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज होती है, जो अंतर्जनित बल होते हैं वो निर्माणकारी होते हैं, और जो बाह्य जनित बल है वो विकर्षण करते हैं या उनको विध्वंसात्मक बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे मेटेरोइड गिरा, यानी जो उल्का पिंड है वो गिरा, तो उल्का पिंड जिस जगह गिरेगा वहां पे गड्ढा कर देगा, तो ये विध्वंसक हुआ ना। यहाँ पे जो लैंड टोपोग्राफी थी, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी थी, जीव जंतु रहते थे, लेकिन बाद में एक जो आग के गोले के रूप में गिरा और वहां पे सब जगह वो विनाश कर दिया सारी चीजों का। ठीक है, तो इसलिए बाह्य बलों को विनाशात्मक बल बोलते हैं, और जो आंतरिक बल होते हैं उनको निर्माणकारी बल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, तो हिमालय का विनाश नहीं हुआ ना, विनाश बाह्य बल करेंगे, जो आंतरिक बल है वो हमेशा निर्माण करते हैं। जैसे मिड ओशनिक रिज बनी, तो जहाँ पे आंतरिक बल होते हैं वहां पे निर्माण होता है, और जहाँ पे बाह्य बल होते हैं वहां पे विध्वंसक होता है, विघर्षण होता है, यानी चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। भूतल संवेदनशील है, यानी सेंसिटिव है। सेंसिटिव इन द सेंस दैट कि जो मैदानी रीजन है वहां पर एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे एक वलन क्रिएट हुआ था, और एक जो गहरा गहरी खाई के रूप में था, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे मैदानी भाग आ गया। अब हो सकता है कि इंडियन प्लेट का मूवमेंट है जो, यदि इसकी इंटेंसिटी है यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करने की वो बढ़ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक और वलन क्रिएट हो जाए, कालांतर में वापस यहाँ पे मैदानी रूप में विकसित हो जाए। तो ये संवेदनशील है, सेंसिटिव है। हर जगह हर एक जो लोकेशन है, पर्टिकुलर लोकेशन है अर्थ सरफेस पे, वो सेंसिटिव है। मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है, यानी ह्यूमन सेटलमेंट जो नियोलिथिक पीरियड से लेके और उससे पहले भी जो होमो सेपियंस थे, और प्रेजेंट टाइम में जो ह्यूमन सेटलमेंट है और ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, वो इस पे निर्वाह करती है अपना, चाहे खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे घूमने का हो, सारी चीजें अर्थ सरफेस पे ही होती है। इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह यानी सस्टेन में योगदान रहता है। यानी जो सभी जीव है, पेड़ पौधे जीव जंतु है, वो इसमें सस्टेन रहते हैं, अनुवाह रहते हैं। ये जो क्लाइमेट होता है, जो नेचुरल टोपोग्राफी होती है, उसके अनुसार ये यहाँ पे विकसित होते हैं। मनुष्य ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इनकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। यानी जो ह्यूमन ने क्या किया कि जो एडिशनल जो कंज्यूमर की जो पोटेंशियलिटी है उसको, उसकी ग्रोथ की, कहने का मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा निर्माण कर दिया, ठीक है, तो बाद में वो वेस्ट हो जाता है, ढंग से जो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो बाद में वो वेस्ट हो जाता है, उसको डंपिंग करना पड़ता है। तो भाई इतना क्रिएट ही क्यों किया जिसको बाद में हमें डंप करना पड़े, और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसकी जो खाने की औकात है उससे बाहर हम प्रोडक्शन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको हम अत्यधिक दोहन करते हैं, उनका उनका विनाश करते हैं। और जो फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए प्रॉपर हम यूटिलाइजेशन करने के लिए जो प्रॉपर रिसोर्सेज है उनको उन तक मतलब उनकी जो पहुंच से कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं। कहने का मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली यही है कि हमें जो प्राप्त संसाधन है उनका उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि भावी पीढ़ी की जो कैपेसिटी है उसके साथ में समझौता नहीं करें। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो ह्यूमन नीड है उसको इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करना चाहिए कि जो फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उसको इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। यानी धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि यानी सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है, तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग और कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता यानी विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। अब जो हमने गोंडवाना लैंड के बाद में जो, जैसे हमने शुरुआती प्रोसेस में पढ़ा था कि पेंजिया था, पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट टूट के नॉर्दर्न साइड में मूव कर रही है, ठीक है, और ये कोलाइड हुई, हिमालय का निर्माण हुआ। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हिमालय में बायोडाइवर्सिटी है, और जो उसका नेचुरल प्रोसेस है, यहाँ पे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, और जो बायोडाइवर्सिटी है, जीव जंतु है, ये ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मानव ने क्या किया, वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट बना दिए, सड़कें बना दी, और वहाँ पे जो रिजर्वायर है वो बना दिए, तो बाद में जो हिमालय की जो एक तो टोपोग्राफी डिस्टर्ब होती है, और एक जो उसकी इकोलॉजी है और एक उसकी बायोडाइवर्सिटी है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो जो अवांछित जो भूकंप आते हैं हिमालय में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिजर्वायर बनाया वहाँ पे, और उसकी वजह से जो झील क्रिएट हुई, झील क्रिएट होने की वजह से जो हिमालय रीजन में जो एनर्जी है, कहने का मतलब जो हिमालय की कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा यदि उस पर बाहर हो जाए, जैसे नदियों की नेचुरल फ्लो होता है कि वो वहाँ पे पानी जमा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं बह जाता है अपना रास्ता ढूंढ के। लेकिन हमने बांध बना दिए बड़े बड़े, उसकी वजह से जो सेंसिटिविटी है हिमालय की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने पढ़ा था ना, भूतल संवेदनशील है, नेचुरली तो ये संवेदनशील है, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन ने भी यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। ठीक है,
तो एक अनुमान के अनुसार जो वो टिहरी डैम है, ठीक है, टिहरी डैम हमने हिमालय में बनाया है, ठीक है, उत्तराखंड में बनाया है इसको, ठीक है। भगवान नहीं करे ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन यदि टिहरी डैम का जो वाटर रिजर्वायर है, वो जो वाटर रिजर्वायर है जो इतना मतलब कहने का मतलब वहाँ पे वाटर स्टोर हो रखा है कि यदि कुछ हिमालय में यदि 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा भूकंप आए उत्तराखंड के आसपास वाले रीजन में, तो पॉसिबिलिटी है कि जो रिजर्वायर है वो टिहरी डैम तो नहीं टूटेगा, लेकिन आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें इतना जो पोटेंशियलिटी कहने का मतलब एनर्जी स्टोर हो रखी है कि वहां से यदि कुछ ऊपर नीचे हुआ तो जो मैदानी रीजन है वहां पे बाढ़ की पॉसिबिलिटी हाईयर है कि यहाँ पे लगभग कहने का मतलब जो मेरठ रीजन है वहां पे लगभग 15-16 मीटर तक जल मतलब बढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है, वैज्ञानिकों का अनुमान है, ठीक है। तो हम दुआ करते हैं कि ये चीज़ कभी नहीं हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ह्यूमन ने कहीं ना कहीं जो नेचुरल जो टोपोग्राफी का जो मूवमेंट है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्हें धरातल को विभिन्न आकार दिया है और अभी दे रही है तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित जो हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है और भविष्य के लिए इनके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किया जा सकते हैं। यानी जो हम यदि प्रॉपर टोपोग्राफी समझ लें और प्रॉपर जो मटेरियल समझ लें, फॉर एग्जांपल हिमालय में टिहरी डैम का निर्माण किया, तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टिहरी डैम का निर्माण कर दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने उस लोकेशन को जो वल्नरेबिलिटी है हिमालय की उत्तराखंड के रीजन की उसको समझा था, और जहाँ पे डैम क्रिएट किया था वहाँ की जो चट्टानें थी उनको समझा था कि इसमें यहाँ पे किस टाइप की चट्टानें, यानी जो आग्नेय चट्टानें तो वहाँ पे मिलेगी नहीं, लेकिन जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है, तो वो जो हार्ड रॉक है या नहीं है वहाँ पे, सॉफ्ट रॉक कहाँ पे है, उसके कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पे जो रिजर्वायर क्रिएट किया था, ठीक है। तो यदि ये पोटेंशियलिटी हम जो समझ लेते हैं, कहने का मतलब जो प्रोसेस है उसको, और जो प्रोसेस में जो मटेरियल है कोई किस टाइप का मटेरियल है, यानी हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है, यानी सॉफ्ट रॉक होती है तो वो जल्दी कहने का मतलब अपरदित हो जाती है, यदि हार्ड रॉक होगी तो वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगी। तो ये चीज़ें समझ लेते हैं तो जो ह्यूमन को हानिकारक प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो मेन टॉपिक शुरू हो रहा है उसका मेन मतलब अब यहाँ पे है, ठीक है। भू आकृति की प्रक्रियाएं, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेज है कौन कौन सी है। आप भू आकृति की प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे, यानी जो प्रोसेस होती है उनका जो मीन क्या है। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बाह्यजनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृति की प्रक्रियाएं कहते हैं। यानी जो अंतर्जनित और बाह्यजनित बल लगते हैं उसकी वजह से जो दबाव क्रिएट होता है और रासायनिक क्रियाएं अपना जो रूप लेती है, उनकी वजह से जो भूविन्यास में चेंजेस आता है उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई थी और यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे भू आकृति की प्रक्रियाएं ने काम किया, इसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। बेसिक चीज है यहाँ पे दबाव बढ़ा था, यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में प्रेशर क्रिएट हुआ था। उसी प्रकार से एनर्जी रिलीज हुई तो यहाँ पे भूकंप आए और जो फोल्डेड माउंटेन है उनका निर्माण हुआ। इनकी जो भू आकृति की प्रक्रियाएं कहते हैं, जो पटल विरूपण है यानी डेस्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखी वोल्केनिज्म अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। अब ये पटल विरूपण ही एक बड़ी टर्म है, ठीक है, एक बड़ी मतलब कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फाल्टिंग है, फोल्डिंग है, वार्पिंग है, जो सबमर्जेंस है, इमरजेंस है, ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे जो सब्जेक्ट जो इसकी सिलेबस की इस चैप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो इससे पहले की इकाइयों में संक्षेप में विवेचन किया था, यानी हमने ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा पढ़ा था। फिर पटल विरूपण का मतलब है कि जो प्लेट मूवमेंट है उनके बारे में भी हमने देखा था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी उस समय। अब से वृहद संचरण, अब से का मतलब जो इरोजन होता है, उसी प्रकार से जो मास वेस्टिंग होती है यानी वृहद क्षरण होता है, जैसे भूस्खलन हो गया या जो जो मड फ्लो हो गया, इसी प्रकार से अपर्दन है। सॉरी, अपसे का मतलब होता है डेनुडेशन, ठीक है। डेनुडेशन में ये तीन चीजें आती है, वृहद क्षरण, अपर्दन और निक्षेपण, यानी मास वेस्टिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ठीक है, ये तीन चीजें आती हैं। बाहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जो अपसे है ये बाहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है, और इसका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रकृति के किसी भी बाह्य जनित तत्व जैसे जल हो, हिमानी जो हिम हो या वायु हो इत्यादि, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण यानी एक्वायर करती है तथा परिवहन करने में सक्षम है, उसको भू आकृतिकी कारक कहा जाता है। यानी भू आकृतिकी कारक कौन कौन से है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी है, उत्तराखंड वाले रीजन में अपर्दन करेगी, मैदानी क्षेत्र में इसको
बहा के लाएगी, जैसे खादर और बांगर बनते हैं वो इसी का परिणाम है। ठीक है, ये एक बाहिर्जनित बल है और इसकी वजह से जो मटेरियल है वो यहाँ से अपर्दन होता है और इस वाले रीजन में जम जाता है। ठीक है, और बाद में जो कोर पार्टिकल्स बचते हैं वो गंगा के जो डेल्टा रीजन है वहां तक चले जाते हैं इसके साथ में। जब प्रकृति के जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र अपेक्षाकृत जो मैदानी क्षेत्र है उससे अपेक्षाकृत ऊंचा है, तो ग्रेविटी की वजह से इसके साथ जो हम बड़े बड़े जो गोलास में है, पिंडास में है, वो पढ़ते हैं कि इसके साथ में गंगा नदी के साथ में घुड़ते हैं। कहीं हम नदियां देखते हैं जो हिमालय क्षेत्र में बहती है, उसके साथ में बड़े बड़े जो पिंडास में होते हैं यानी पत्थर होते हैं वो रोलिंग करके नीचे आते रहते हैं। भू आकृति की प्रक्रियाएं तथा भू आकृति की कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही है। यानी जो भू आकृति की कारक है जैसे बहिर्जनित बल है, ठीक है, और इनको यदि स्पष्ट रूप से समझने का मतलब है कि जो प्रोसेस है, अब प्रोसेस क्या है कि नदी द्वारा जल को नीचे लाया जा रहा है, लेकिन ये एक प्रोसेस के साथ में एक कारक भी है, फैक्टर भी है। फैक्टर क्या है कि जल है जो हिमालय क्षेत्र से नदियों के रूप में जो नी मतलब जल को नीचे लेके आता है, और उसके साथ में जो अपवर्तित मटेरियल है वो भी नीचे बह के आ रहे हैं। एक प्रक्रिया एक बल होती है, एक प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो एक फोर्स है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक यानी एजेंट एक गतिशील माध्यम है, जैसे प्रवाहित जल है, हिमानी है, हवा है, लहरें हैं, धाराएं हैं इत्यादि है। ठीक है, तो ये कौन कौन से फैक्टर है? ये एक तो प्रवाहित जल हो गया, नदी हो गया। उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं नहीं कि ग्लेशियर का मूवमेंट हो रहा है, ग्लेशियर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, पिघल रहे हैं, ठीक है, तो ये हिमानी है। हवा द्वारा होता है जो जो मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। लहरें होती है जो तटीय क्षेत्र में, और धाराएं होती है, ठीक है, जो धरातल के पदार्थों को हटाता है, ले जाता है और निक्षेपित करता है, यानी अपर्दन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और डिपोजिशन करता है। ये तीन चीजें होती है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरें, धाराओं इत्यादि को भू आकृति की कारक कहते हैं, यानी ये एजेंट है ये सारे। ठीक है, फैक्टर कौन है? फैक्टर है बल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या जो सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है वो है फैक्टर। ठीक है, सॉरी, फैक्टर ये है। और एजेंट कौन कौन से हैं? एजेंट जो सूर्य जो एनर्जी है उसको हम एजेंट बोलेंगे, और फैक्टर कौन कौन से हैं? लहरें, हवा, धाराएं, हिमानी और भूमिगत जल, और भूमिगत जल और जल है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण यानी जो ग्रेविटी है वो ढाल के सारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने में दिशात्मक यानी डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों को दबाव यानी स्ट्रेस डालती है। यानी फॉर एग्जांपल एक जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से कोई चट्टान नीचे गिरती है, यानी वो रोलिंग करते करते नीचे आती है, तो इस पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से वो नीचे मूव कर रही है, उसके साथ में उसमें प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है कि वो किसी जगह पर रुकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेविटी उसको रोलिंग करवाती रहती है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल यानी स्ट्रेस है वो लहरों तथा ज्वार भाटों जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। यानी जैसे ही समुद्री जो कोस्ट लाइन है वहां पे जो सी वेव्स है वो टकराने के बाद में वापस प्रति धारा के रूप में क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये है इसका एग्जांपल। निस्संदेह जो ग्रेविटी है वो ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं होती, यानी जो ग्रेविटी एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं, यानी जो मोबिलिटी होती है किसी भी जो मटेरियल है उसके मूवमेंट में या तो गतिशीलता होनी चाहिए या ढलान होनी चाहिए। ठीक है, तो ढलान है तो ग्रेविटी ऑब्वियसली वहां पे वर्क करेगी। अतः अप्रदन, परिवहन, निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण यानी यदि ग्रेविटी नहीं होगी और ढाल प्रवणता नहीं होगी तो वहां पे न तो अप्रदन होगा, न परिवहन होगा और न ही निक्षेपण होगा। ठीक है, तो ग्रेविटी एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं, यानी हम जो ह्यूमन है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि पृथ्वी पर यदि ग्रेविटी नहीं होती तो हम कहीं हवा में ही झूल रहे होते। ठीक है, इसकी वजह ग्रेविटी की वजह से हम चल पाते हैं। जैसे चंद्रमा पर हमने जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उसको उछल कूद करते हुए देखा था, तो वहां पे ग्रेविटी पृथ्वी की अपेक्षा थोड़ी कम है, इस वजह से वो कई बार मतलब कहने का मतलब 2-3 सेकंड 5 सेकंड तक वो हवा में रहते हैं। ये ज्यादा लंबी छलांग लगाते हैं तो ज्यादा सेकंड तक हवा में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और हाइट से लोअर लेवल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्जनित प्रक्रिया यानी जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस है उनको देखते हैं हम। बाहिर्जनित प्रोसेस कौन कौन सी है एक बार देख लिया हमने, यानी यहाँ पे अब से जो मास वेस्टिंग है, अप्रदन और निक्षेपण है, ये तीन चीजें पढ़ी थी हमने। बाह्य जो बल है उसकी वजह से क्रिएट होते हैं।
और अंतर्जनित प्रक्रियाएं कौन सी है कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृति की प्रक्रियाओं के लिए एक प्रमुख बल स्रोत है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन यानी रोटेशन तथा ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी एक तो रेडियोधर्मी क्रियाएं हो गई, दूसरा पृथ्वी की रोटेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, तीसरा जो ज्वारीय घर्षण होता है यानी जो टाइडल जो फ्रैक्शन होता है उसकी वजह से, और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्माएं जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्वालामुखी का निकलना, जो गीजर है उनका, उनके माध्यम से जो गर्म जल के जो झरने होते हैं उनसे भी एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकलने वाली ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा यानी पटल विरूपण यानी डिस्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीयता वोल्केनिज्म को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूप्रपट्टी की मोटाई एवं दृढ़ता के अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं, अतः विवर्तनिकी की द्वारा नियंत्रित मूल भूप्रपट्टी की सतह असमतल होती है। अब हम एक तो ज्वालामुखी को पढ़ते हैं, जब हम लावा निकलता है तो हम बोलते हैं ज्वालामुखी निकली, ठीक है, जो सॉरी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। अब हम जो गीजर पढ़ते हैं, जो गर्म जो जल के जो स्रोत है जहाँ से जमीन से गहरे मतलब सॉरी गर्म जल निकलता है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ज्वालामुखी के रूप में एक सोर्स है जो एनर्जी को रिलीज कर रहा है पृथ्वी के आंतरिक भागों से, ठीक है। तो फर्क इतना ही है कि वहां पे लावा नहीं निकल रहा, वहां पे गर्म जल निकल रहा है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी कभी कभी वहां पे लावा भी निकल जाए अचानक, ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं है कि गर्म जल की जगह ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, और जो ज्वालामुखी विस्फोट आ रहा है वहां पे हो सकता है कि कभी जो गर्म जल के झरने हैं वहां पे भी वो भी विकसित हो जाए। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहां पे एनी टाइम जो ज्वालामुखी है वहां पे ज्वालामुखी होगा और गीजर होंगे वहां पे गीजर होंगे, ठीक है। तो जो 10,000 स्मोक वैली है अलास्का में, ठीक है, वो एक एग्जांपल है गीजर्स का। और उसके नीचे यदि एक्टिव लेयर है और वहां पे यदि जो पृथ्वी की जो क्रस्ट है वहां पे कुछ ऐसा मूवमेंट हो और उसकी वजह से लावा क्रिएट हो जाए, यानी जो दुर्बल मंडल है उसका कनेक्शन हो जाए, तो हो सकता है कि वो जो गीजर है वहां पे ज्वालामुखी भी विस्फोट हो जाए, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है पटल विरूपण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। अब जो सभी क्रियाएं जो भूप्रपट्टी को संचलित उत्थापित और निर्मित करती है, यानी भूप्रपट्टी को मोमेंटल फॉर्म में ले जाती है, या उत्थापित उत्पादित उत्थापित का मतलब है कि उसको करने का मतलब हिमालय के रूप में हो या गॉर्ज के रूप में हो, ठीक है, उसी प्रकार से तथा निर्माण करती है, पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। इसमें निम्नलिखित है, जैसे पहला है तीक्ष्ण वलय के माध्यम से पर्वत निर्माण एवं भूप्रपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाले पर्वतनी पर्वतनी क्रियाएं जो माउंटेन रेंज निर्माण होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमालय है, अल्पस है, रॉकी है, एंडीज है। धरातल के एक बड़े भाग का उत्थान या विकृति के संलग्न महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रियाएं जो कॉन्टिनेंटल जो फॉर्मेशन हुआ वो भी कहीं ना कहीं पटल विरूपण का ही तो पार्ट है। पटल विरूपण का बेसिक मतलब है कि जो क्रस्ट पोर्शन है उसका हम जैसे लेयर पढ़ते हैं, पृथ्वी की लेयर पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो जो अपर मोस्ट लेयर है वो है पटल, ठीक है, इसको हम पृथ्वी का पटल बोल देते हैं। अब पटल में क्या है कि कभी कभी यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है या दो प्लेटें आपस में टकरा जाती है, तो यहाँ पे कहने का मतलब उबड़ खाबड़ कुछ चीजें हो जाती है, कहाँ पे कहीं पे हिमालय का निर्माण हो गया, कहीं पे गोर्ज का निर्माण हो गया, कहीं पे वलन हो गया, इस वजह से अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप भूकंप भी एक प्रकार का पटल विरूपण का ही परिणाम है, ठीक है। परपट्टी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिक की भूमिका है, यानी जो प्लेट का मूवमेंट है उसके जो क्षैतिज संचलन होता है, यानी क्षैतिज संचलन का मतलब है कि प्लेट का जो एक जो क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन प्लेट है उसका यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ना, ये एक क्षैतिज संचलन था। तो ये एक प्लेट विवर्तनी की जो मूवमेंट हुआ था उसी का परिणाम है। प्लेट विवर्तनी की या प्रवर्तनी की प्रक्रिया में भूपर्पट्टी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीपीय रचना के कारण साधारणतः विकृत हो जाती है, जैसे महाद्वीपीय रचना हुई, जैसे फॉर एग्जांपल जो पेंजिया था, पेंजिया से लोरेंसिया और गोंडवानालैंड का निर्माण हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये जो तीक्ष्णता और विकृत हुई थी तभी तो ये दो लोरेंसिया और गोंडवानालैंड बना। गोंडवानालैंड वापस कई पार्ट में टूट गया, जैसे साउथ अफ्रीका है, सॉरी अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे विकृति हुई थी तभी तो महासागरीय जो सॉरी महाद्वीप का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली यही है पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, यानी जो एक जो टर्म है जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है उसको पर्वतनी बोलते हैं, जबकि महाद्वीपीय रचना महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया है। पर्वतनी यानी जो पर्वतीय निर्माण का प्रोसेस है, और महाद्वीपीय रचना है उसको एपिरोजेनी, ठीक है, जो फोर्स बोलते हैं, इंग्लिश में जो टर्म है उसको एपिरोजेनी बोलते हैं। भूकंप और प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपर्पट्टी में भ्रंश और विभंग होते हैं। भ्रंश का मतलब जो
गहरी घाटियां, जैसे फॉर एग्जांपल जो रिफ्ट वैली है, जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, उसी प्रकार से विबंग है। ठीक है। इन सभी क्रियाओं प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन और तापमान में परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण होता है। अब कहीं ना कहीं जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्ट वैली है, ठीक है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ठीक है, ये प्लेट है अफ्रीका की, और इसका जो बीच वाला पोर्शन है कुछ ऐसे, यानी नीचे चला गया। ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये रिफ्ट वैली का निर्माण हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये पोर्शन नीचे गया, तो यहाँ पे ये दुर्बल मंडल में प्रवेश कर गया, तो यहाँ पे ये मैग्मा के टच में आया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कायांतरित और अवसादी चट्टानें थी वो वापस मैग्मा में कन्वर्ट हो गई। और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के अनुसार ये कहीं पे जो मिड ओशिनिक रीज है वहां पे निकलेगी और नई प्लेट का निर्माण करेगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूअसली। ठीक है। अब नेक्स्ट है ज्वालामुखीयता यानी वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म क्या है कि ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा जो मैग्मा होता है वो भूतल की ओर संचलन करता है, मूवमेंट करता है, अनेक आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण करता है, जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। इस पुस्तक के द्वितीय इकाई में हमने ये चीजें पढ़ ली थी, ज्वालामुखी के बारे में, आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ लिया था, और जो ज्वालामुखीयता का प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ लिया था। अब एक होता है ज्वालामुखी और एक होता है ज्वालामुखीयता। ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ज्वालामुखी का मतलब है कि एक वेंट है जो दुर्बल मंडल से लावा धरती पृथ्वी की सतह पर लेकर आती है, इसको हम बेसिकली ज्वालामुखी बोलते हैं, वोल्केनो। अब दूसरी टर्म है वोल्केनोज्म। वोल्केनोज्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ज्वालामुखीयता? ज्वालामुखीयता का ये एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे आंतरिक और बाह्य जो स्थलाकृतिक लैंडफॉर्म्स है वो बनते हैं, और जैसे डाइक बनते हैं, सिल बनते हैं, सिट बनते हैं, फेकोलिथ, बैथोलिथ, ये सारी चीजें बनती है। तो इन सभी चीजों को सम्मिलित रूप से ज्वालामुखीयता बोलते हैं। और जहाँ पे ज्वालामुखी लिखा हुआ मतलब इतना ही समझ लेना कि एक वेंट है जो दुर्बल मंडल से लावा सतह पर लेके आती है। ठीक है। मैग्मा सतह पर लाती है और उसको लावा के रूप में, जैसे ही वो सतह पर आता है तो उसको हम लावा बोलते हैं, और जो वेंट में होता है उसको मैग्मा बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, मैग्मा और लावा हो तो उसको ज्वालामुखी, और जो बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनका अध्ययन करते हैं तो उसको ज्वालामुखीयता बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही पढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, जो टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखी शब्दों में भेद हमने कर लिया। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, लाइक लाइक कीजिए, और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।